नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्टार्ट। आज के हमारे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन पहला कहता है तरल में किसी बिंदु पर दाब। बोल रहा है कि हमारे पास लिक्विड है, द प्रेशर एट पॉइंट इन अ लिक्विड। लिक्विड में जो प्रेशर लगता है वो कैसे लगता है भैया? मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर मुझे प्रेशर लगाना है तो कैसे लगेगा भैया? चारों तरफ को क्या लगता है? इक्वली प्रेशर लगता है। चारों तरफ को क्या लगता है? इक्वली प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सभी दिशाओं में समान होता है। तो जो प्रेशर होता है इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी दिशाओं में क्या होता है? सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है? जहां पर क्या बनता है? ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज कहां पर बनती है? क्या कॉर्निया पर बनती है? क्या आइरिस पर बनती है? पुतली पर बनती है? रेटिना या दृष्टिपटल पर? आप लोग बोलोगे कि रेटिना पर बनती है। कहां पर बनती है? रेटिना, या जिसे हम क्या भी बोलते हैं, दृष्टिपटल भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। वहाँ से थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। ये रहा आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। कहता है किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है। बोल रहा है किसी गैस पर, कोई गैस है उस पर जो कार्य किया जाएगा वो कब सर्वाधिक होगा? समतापी प्रक्रम में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समदाबी में, जब पी कांस्टेंट होगा। या फिर बोल रहा है सम आयतनिक, है ना, सम आयतनिक होगा। एडिवेटिक प्रोसेस होगा। सम आयतनिक मतलब जब वॉल्यूम आयतन सेम होगा। या चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, या फिर साइक्लिक प्रोसेस में। तो याद रखना कि गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक कब होता है? जब हमारा P कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हो गया समदाबी प्रक्रम। ठीक है, तो समदाबी प्रक्रम में क्या होता है? कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली परिमेय के संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पर आधारित है? बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कौन कहता है? हमारी बर्नौली थ्योरम यही कहती है। तो ये किसके संरक्षण पर है भैया जी? ये ऊर्जा संरक्षण पर है। ठीक है, ये भी एनर्जी। तो ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन। ठीक है, हमें मास दे दिया है, हमें 100 किलोग्राम, है ना, 100 केजी हमें क्या दे दिया है? किसी ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है। वाहन 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। भैया हमें वेग दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। बोल रहा है वाहन को 1/10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1/10 सेकेंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होगी। भैया आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि ये 100 केजी का एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है और 1/10 सेकेंड में हमें इसे रोकना है, तो हमें इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो भैया सबसे पहले F बराबर तो ma होता है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। और त्वरण किससे निकलेगा? 3 चीज हमें दी है। तो मुझे बताइए, वस्तु रुक रही है, यहाँ से वस्तु चल रही है, यहाँ पर वस्तु को रुकना है मतलब अंतिम वेग, है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो भैया v बराबर 0। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है गति का? v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ पर v 0 हो जाएगा। u हमें दे रखा है 5 प्लस a हमें निकालना है, और t दे रखा है 1/10। ठीक है, तो जब ये इक्वल किधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 5 इक्वल टू a/10। ठीक हो गया, 10 इधर आएगा। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, जो त्वरण आएगा वो माइनस का 50 आ गया। 50 क्या आता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन किस में आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर ही आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था? कितना बल लगेगा? तो F बराबर कितना होता है? ma होता है। m कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। इंटू a कितना दे रखा है? 50, वो भी माइनस का। तो माइनस का 5000 5000 न्यूटन। ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस बोल रहा है कि जहाँ की ओर वस्तु चल रही है उसके विपरीत और बल लगाना पड़ेगा। क्या कहीं ऑप्शन तो नजर ही नहीं आ रहा है? 5000। हाँ, पहला ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5000।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी गोलाकार दर्पण तथा किसी पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। बोला है किसी गोलाकार दर्पण और किसी पतले गोलाकार लेंस, एक दर्पण एक लेंस है, ठीक हो गया। ध्यान देना, दोनों की फोकस दूरी माइनस की 15 है। मुझे मेरे दोस्त ये बताना कि लेंस और दर्पण में दोनों चीज़ किस में माइनस होती हैं। आप बोलोगे गुरुजी आपने बहुत बार हमें करा रखा है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में दोनों की फोकस दूरी माइनस होती है, तो दो के दो ये क्या होंगे, अवतल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बोथ कॉन्केव होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि वायु में गमन करती है यदि। बोला जो ध्वनि है ना, साउंड प्रोपोगेशन इन एयर इफ, बोला कि जो ध्वनि है वो वायु में गमन करती है। कब गमन करती है? जब माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हों, वायुमंडल की आर्द्रता न हो, विवर्तन विशेष गमन करे, कण एक विवर्तन दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करे। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? बोला ध्वनि वायु में गमन करती है। कब करती है? ठीक है, माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हों। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही बोल दिया कि जब माध्यम के कण एक जगह से दूसरे स्थान पर गमन करेंगे तो क्या होगा, उस समय ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। वायुमंडल की आर्द्रता ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। विवर्तन विशेष गमन करे, विवर्तन है ना, विवर्तन जैसा डिफ्रैक्शन जैसा तो कुछ होगा नहीं इसमें। कण एवं विवर्तन दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करे। तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर इसका ए ही रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण के साथ गतिमान है, उसका समय दूरी ग्राफ निम्न में से कौन सा होगा? अच्छा ग्राफ ही नहीं है, लो मेरे भाई मैं बना देता हूँ ग्राफ। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये ऊपर की ओर वेग है और ये समय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा, ये वेग है और इधर की ओर क्या है, टाइम है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या है, ये है, ठीक हो गया, ये वेग है और ये टाइम है। ऑप्शन नंबर 4 हम ये बना देते हैं, ये वेग है और ये टाइम है। आप जल्दी से बताएंगे ए बी सी और डी, ठीक है। बोला है कि ऋणात्मक एक समान ऋणात्मक त्वरण से साथ गतिमान है, उसका समय दूरी ग्राफ कौन सा होगा? तो समय और दूरी का ग्राफ कौन सा होगा बताइए भैया। क्षैतिज रेखा ऊपर की ओर ढलान, क्षैतिज रेखा नीचे की ओर ढलान। तो भैया नीचे की ओर ढलान, अच्छा ऑप्शन लिखा था नीचे की ओर ढलान। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एक्सीलरेशन उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक समान त्वरण से बढ़ रही है। सॉरी यहाँ पर एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा और यहाँ पर तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक बोल रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन बोल रखा है, मतलब जहां पर फ्रिक्शन वर्क ना करे, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड नियत वेग से खिसल रहा है। इस वस्तु को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। बोल रहा है 2 kg मास इन स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस मोशन? तो बताइए इस मोशन को बनाए रखने के लिए कितने बल की जरूरत है? क्या 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8? बहुत सारे बच्चे ना इस पर गुणा भाग कर रहे होंगे। उन्होंने लिख दिया होगा m बराबर 2, उन्होंने ये भी लिख दिया होगा u बराबर 4। मेरे दोस्त हमने एक नियम पढ़ा था, हमने न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ रखा था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो इसका मतलब इसको 4 की स्पीड से ही आगे की ओर चलना है, इसका मतलब बाहर से कोई बल इस पर नहीं लगना चाहिए। तो भैया ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि यही तो पढ़ रखा था है ना, बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल नहीं लगने का मतलब 0 है, तो ये इसी वेग से आगे की ओर चलते रहेगी। लेकिन क्यों चलते रहेगी? घर्षणहीन क्षैतिज रेखा दिया है जहां पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल के अंदर।
वहाँ बच्चे फिर घूमते हैं क्वेश्चनों में। मैं पहले ही ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। भैया केपलर का द्वितीय नियम मैंने बता रखा था। केपलर का प्रथम नियम किसका नियम कहलाता है? ग्रहों का नियम। दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम। तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम। दूसरा नियम पूछा, दूसरा नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको, कोई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है श्रव्यता की परास से कम आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। भैया क्या कहते हैं बताइए, मुझे ये बताइए। श्रव्य तरंगें क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक हो गया, श्रव्य तरंग हो गई। भैया सोनार क्या होता है? सोनार तो क्या होता है? सोनार जो किसके नीचे लगा होता है? हमारे जो जहाज़ों के नीचे लगा होता है उसे सोनार। ठीक है, सोनार रहता है। भैया अवश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, और इसने बोला है कि श्रव्यता की परास से कम श्रव्य, जैसे हम सुन नहीं सकते हैं भैया, इनको भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो श्रव्य से भी कम है, श्रव्य 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अवश्रव्य तरंगें। इंफ्रासोनिक साउंड इन्हें हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सब कुछ थ्योरी में कवर कराया है, जो नया जोड़ रखा है वो थ्योरी को एक बार कवर कर ले जरूर। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? भैया हमने पढ़ रखा है P = F/A। ठीक है क्या, ये पी ही कहते हैं। पी मतलब हो गया बल, अरे नहीं भाई दाब होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर का मात्रक पूछ ले, N/m² हो जाता है। ठीक हो गया, तो N/m² क्या हो गया इसका मात्रक? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक वैद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में एक क्षैतिज तार के माध्यम से बहती है। तार के नीचे एक बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। भैया बोल रहा है पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है, यहाँ से इधर की ओर बह रहा है। ठीक है, इधर की ओर बह रहा है, तो बोला इसके नीचे एक बिंदु है, यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? भैया दाएं हाथ के नियम से हम पढ़ लेंगे। दाएं हाथ का नियम हम अगर लगाएं, दाएं हाथ का नियम, तो मेरे भाई दाएं हाथ का नियम तो ये लग जाएगा, दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो दाएं हाथ के नियम की ओर जहाँ की ओर धारा जा रही है वहाँ को अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओगे तो देखो ऐसे जा रही है, और हाथ तो यूँ ऊपर की ओर फेरोगे, है ना। अगर ऊपर की ओर फेरोगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण, उत्तर की ओर आ रही है दिशा। कहाँ की ओर आ रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। ऊपर की ओर आ रही है, देखो ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब किसी दंड चुंबक, बोल रहा है कि कोई दंड है ना, कोई बार मैग्नेट है, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? बोल रहा है व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस व्हाट इज ऑब्टेन्ड, हमें क्या प्राप्त होगा? एक उत्तर ध्रुव और एक, भैया ये रहा बार मैग्नेट। ठीक है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसने बोला इसको काट दिया तो क्या होगा? भैया एक उत्तर पोल होगा, एक दक्षिण ध्रुव होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चुंबकत्व रहित लोहे के दो टुकड़े नहीं भैया, दो छोटे पूर्ण चुंबक, एक टुकड़े पूर्ण चुंबक और दूसरा केवल लोहा नहीं। भैया ऑप्शन नंबर सी, दो छोटे पूर्ण चुंबक बनेंगे, है ना। ये भाग इसका नॉर्थ बन जाएगा, ये भाग इसका साउथ बन जाएगा। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, तो दो चुंबक हमें मिलेंगे। एक चुंबक ये हो गया और एक चुंबक हमारा ये हो गया। ठीक हो गया, तो भैया ये नॉर्थ था, देखो ध्यान देना। तो जब ये हमने कट करा तो यहाँ पर नया भाग बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। और इधर की साइड ये साउथ था, जब हमने कट करा तो ये नॉर्थ बन गया। ठीक हो गया, तो दो चुंबक तो बने, कैसे चुंबक बने? दो छोटे चुंबक बने और पूर्ण चुंबकन बने, 2 स्मॉलर कंप्लीट मैग्नेट बन गए हैं। ठीक हो गया, चाहे इनकी चुंबकीयशीलता आप थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण होता है। भैया मैंने साफ साफ आपको ऑप्शन बता रखा था, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। मुझे ये बताइए, सोलर कुकर होते हैं उसमें भी वही लगा रहता है दर्पण जो नाई यूज करता है। अब तो बता दो मुझे भैया, गाड़ियों के हेडलाइन में भी वही लगा रहता है। अब तो बता ही दोगे मेरे दोस्त, कौन सा लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या रहता है? अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में। भैया विरल माध्यम से जा रही प्रकाश के परावर्तन पूरा समझाया था। विरल माध्यम मतलब वायु। ठीक है, वायु से कहाँ जा रही? मान लेते हैं पानी में जा रही है। तो पहली बात तो इसे ऐसे जाना था, ये ऐसे जाएगी नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और दूसरी बात जो इसकी स्पीड है ना वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया, स्पीड एक विरल माध्यम से जाने पर क्या प्रकाश की गति पूछ रहा है, जो कि घटती है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
सब कुछ थ्योरी में पढ़ा है, तो अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है हमारी। एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने पर उसकी क्षमता क्या होगी? भैया एक धातु की पतले तार के रूप में, एक धातु था हमारे पास, मान लेते हैं सोना था, इसको हमने पतले तार के रूप में खींच दिया, इसकी क्षमता क्या कहलाती है? आधात वर्धनीयता कहलाती है। ठीक हो गया। तन्यता, अधनियात्मकता, सोनोरिटी या चालकता? भैया तन्यता कहलाता है। ठीक है। डक्टिविटी कहलाता है। मतलब एक सोने का, ये सोना था, ये सोना है, ये गोल्ड है भैया। 1 ग्राम सोने को मैं 1 किलोमीटर लंबे वायर के रूप में फैला सकता हूं, इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तन्यता कहते हैं। ठीक हो गया। चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी, जिसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाह होती है। आधात वर्धनीयता क्या होती है? चादर के रूप में फैलाना। किसके रूप में? चादर के रूप में। चादर के रूप में हम अगर फैलाते हैं तो उसे बोलते हैं आधात वर्धनीयता। ठीक है। एक और होता है भंगुरता, जो कि अधातु में पाया जाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, मिट्टी का डेला है, हमने ऊपर से एक हथौड़ा मारा तो ये चूर चूर हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? भंगुरता बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टाइल कहते हैं, डक्टिविटी से हम बोलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सब कुछ रिवाइज हो रहा ना आपको इस सीरीज में? आपको ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि यार हाँ, सब कुछ रिवीजन हमारा चल रहा है इस सीरीज के लिए। बहुत बेहतरीन सीरीज बनाई है आपके लिए। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? देखो सारे टॉपिक एक A to Z, जहां जहां से एग्जामिनर ना क्वेश्चन बना सकता है, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं सारे प्रैक्टिस ले आऊँगा आपके लिए। सारे प्रैक्टिस करके मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आने वाला हूँ, जितने मेरे पास पढ़ रखे हैं गूगल से ढूंढ ढांड के लिए आपके लिए आऊँगा। उत्तराखंड के पिछले 10 सालों में जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं, लगभग मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं रेडियो तरंगें। क्या होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं। 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻4 तक इनकी क्या होती है? परास होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक हो गया। तो रेडियो तरंगें क्या है? सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली क्या है? हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा रहता है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी होगी? भैया हमसे P पूछा है, लेकिन ध्यान से देखना कब? जब 110 वोल्ट हो। क्या चीज़? हमारा V। ठीक हो गया। P सबसे पहले हमें 100 वाट दे रखा है। ये क्या है हमारा? 100 वाट। भैया वाट किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक हो गया। ये दे रखा है हमें। ठीक है। 220 वोल्ट ये हमें क्या दे रखा है? V दे रखा है। 220 वोल्ट दिया गया है। तो भैया मुझे ये बताइए R कितना होगा? सबसे पहले हमें R निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितने का है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है P = V²/R होता है। अगर मैं R को यहां ले आऊं तो P अपॉन में चले जाएगा, तो V²/R होता है फॉर्मूला। ठीक है। V कितना है मेरे दोस्त? V 220 है। 220 × 220 दो बार लिखना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले करा रखे हैं मैंने, कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं करा रखा। ठीक है। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है, थ्योरी जाके पढ़ो भैया पहले। R कितना है हमारा? R तो हमसे पूछ रहा है, अपॉन में P जाएगा ना, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये P है अपॉन में। तो P कितना है हमारा? 100 है। 0 से 0, 0 से 0। 22 × 22 कितना होता है? 484। इसका मतलब 484 ओम हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा अगर ये है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? भैया फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा। P बराबर क्या होता है? V²/R होता है। भैया V कितना है मेरा? V तो मेरा सेम है ना, V 110 है। सॉरी, V कितना बोला? 110 बोल दिया है। 110 वाले सप्लाई से मुझे जोड़ना है, और रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है? 484। ठीक है। गुणा भाग करिए जी, करिए। कितना आंसर है? 50 50 25 25। गुणा भाग कर लेते हैं, है ना। मैं इसको किससे कट करूं? 2 से कट कर लेता हूं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से कट कर लेता हूं 55 बार। 2 से कट कर लेता हूं 12, 2 1 कम 2, 2 से कट कर लेता हूं 55 बार। 11 से कट कर लेता हूं 11 पंजे 55, 11.11 11 हो जाता है ये, और 11 से कट जाएगा 11 पंजे 55, 5 5 25 वाट इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं तो कहूँगा बेहतरीन क्वेश्चन था। 5 5 25, 5 5 25, 25 वाट इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। ठीक हो गया। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन। और हर एक सीरीज में आप 2 से 3 न्यूमेरिकल करते हुए आए हो, और ऐसे न्यूमेरिकल में हर एक 2 3 3 शिफ्ट में हर प्रैक्टिस सेट के अंदर ये रखे हुए हैं। जैसे 19वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, गलती से 18 लिखा है, 19वां चल रहा है। तो 19 अगर आप देखेंगे सब में 4 प्रैक्टिकल, सॉरी ये क्वेश्चन ला रहा हूँ थ्योरी के, तो आप लोग देखेंगे अगर न्यूमेरिकल अगर देखते हैं तो 19 चक्को कितना होता है? 19 चक्को होता है कितना? 76। ठीक हो गया। तो 76 से 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है मेरे दोस्त? घर्षण गति का विरोध करता है, बिल्कुल करता है, यही आंसर सही हो जाएगा। घर्षण ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पालन करता है, नहीं करता है। घर्षण बल हमेशा नष्ट नहीं होता है, भैया क्यों नहीं होता है? उपरोक्त तो सही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घर्षण होता है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जब जल जमता है तो इसका एंट्रोफी क्या होगा। ठीक है, व्हेन वाटर फ्रीज्ड इट्स एंट्रोफी। तो भैया जब जल जमता है तो इसका जो एंट्रोफी है वो बढ़ता है, सामान्य रहता है, घटता है या फिर शून्य हो जाता है। तो आप बोलोगे जब जल जमता है तो उसकी एंट्रोफी क्या हो जाती है, घटती है। ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ यहीं पर। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है। जब जल जमता है तो जो इसका घनत्व है ना वो क्या होता है। आप बताएंगे कि जब कोई भी हम पानी को हम क्या करते हैं, जमाते हैं, तो जो इसका घनत्व है वो क्या होता है, जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी भी घट जाती है। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, घनत्व भी घटता है, एनोट्रॉफी भी क्या होती है, इसकी घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। जी न्यूनतम होता है, बोला स्मॉल जी न्यूनतम कहाँ पर होता है। मेरे भाई मैंने बताया था जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। और हमारी जो पृथ्वी है पूर्णतः गोल नहीं है, इसका मतलब यहाँ रेडियस ज़्यादा होगा और यहाँ रेडियस कम है। जहाँ रेडियस कम वहाँ जी का मान ज़्यादा, जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ जी का मान कम। अब देखो क्या पूछा, न्यूनतम पूछा। न्यूनतम तो ये विषुवत रेखा होती है भैया जी, एट द इक्वेटर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पोल पर होती है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, तो मेरे भाई जी का मान धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं, बस आप तो काम है प्रैक्टिस करने का और क्वेश्चनों को फोड़ने का। क्वेश्चन कहता है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था Q1 × Q2/r², और F बराबर यहाँ K लिखते थे। ये किसका नियम था, कूलाम का नियम था। और यहाँ पर जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था, वैद्युत स्थैतिक फोर्स लगता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। पहले भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2/r²। ठीक हो गया। यांत्रिक मैकेनिकल फोर्स क्या होता है भैया, मैकेनिकल फोर्स इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और चुंबकीय बल क्या होता है भैया, F बराबर होता है QVB sin थीटा, क्वाब sin थीटा, और F बराबर होता है मेरे दोस्त विल sin थीटा। कब बिल लगता है, कब क्वाब लगता है, सब कुछ सीरीज में बताते हुए आ रहा हूँ और अभी भी चीज़ों को बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, बर्फ का गलनांक बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। फिक्स आंसर आ जाएगा 80 कैलोरी बटे ग्राम। इसका क्या होता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है लोहे की छड़ छोटी गोली बन सकती है। जो लोहे की छड़ छोटी गोली बन सकती है लेकिन ठोस जल मिश्रण पर तैरता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। बोल रहा है कि लोहा भैया छोटी गोली तो डूब जाती है, लेकिन जो ठोस है, जो हम नाव बनाते हैं वो पानी पर तैरती है। ये किसका सिद्धांत है मेरे दोस्त, ये आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन मेंडलीव क्या था, मेंडलीव ने क्या दिए थे भैया जी, नियम दिए थे आनुवंशिकता के। ठीक है, न्यूटन कौन था, और बल्ज नियम भैया बॉयल्स रूल है। ये क्या है, बॉयल्स रूल है। ये केमिस्ट्री में आगे को हम पढ़ेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडली में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। भैया वायुमंडल में सर्वाधिक, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है, ऐसे नहीं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, ये नहीं पूछ रहा भैया। ऑप्शन देख लेना, आपको घुमा देगा, आपको क्या कर देगा, घुमा देंगे ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन नहीं घुमाए मेरे भाई, ऑप्शन नहीं घुमाए, ऑप्शन सिंपल लग दिया है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, इस सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है मेरे दोस्त, आपको पता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ना। ऑप्शन में गेम खेलता तो मजा आ जाते, ऑप्शन में गेम नहीं खेला, मुझे लगा ऑप्शन में गेम खेला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमोनिया और फास्फिन गैसों के गुण भिन्नता होते हैं। बोल रहा है अमोनिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, और फास्फिन गैस क्या होती है ये भी आपको बता दिया है सीरीजों में, अगले सीरीजों में। ठीक है, बोल रहा है इनके जो गुण है, जो इनकी प्रॉपर्टी है ना, अमोनिया एंड फास्फिन गैस डिफरेंट इन, भैया डिफर क्यों है ये, अणु संरचनाओं में, विलयन के साथ अभिक्रिया में, अभ्यागत गुण में, इनर्ट प्रॉपर्टी में, वायु में, जलने में। भैया जी याद रखना, अमोनियम और फास्फिन दोनों का क्या है, अपचयन जो होता है वो दोनों का क्या है, अलग अलग गुण है। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हम क्या ही करें भैया, अपचयन गुण अलग अलग होता है दोनों का, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन को कट करके आप लोग लिख लेते हैं अपचयन गुण।
अपचयन गुण, जो इनका अपचयन गुण है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, तो रिडक्शन गुण इन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें अपचयन होता है, इसमें अपचयन नहीं होता है। तो अपचयन गुण होता है जिसकी वजह से दो के दो क्या होते हैं, अलग होते हैं। लिख लेना अलग से अपचयन गुण। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भ्रांति का कारण है। भैया भ्रांति का कारण है वायुमंडलीय तापमान का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आदेश का आकर्षण, प्रकाश माध्यम के अपवर्तन का कोलाइडी कणों पर प्रभाव, कणों का आकार। भैया ये क्वेश्चन भैया भ्रांति नहीं होगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है। भ्रांति का कारण, प्रकाश माध्यम के अपवर्तन का कोलाइडी कणों पर प्रभाव। भैया ऐसा करो, इस भ्रांति को काटो, इस भ्रांति की जगह आप लिखो ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति का कारण है। बोल रहा है कि जो ब्राउनी गति है उसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन था, याद आ चुका है क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था ब्राउनी गति का। तो ब्राउनी गति कब होती है भैया, क्या है इसका कारण? ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय तापमान में उतार चढ़ाव नहीं, कोलाइडी कणों पर आदेश का आकर्षण नहीं, प्रकाश माध्यम के अपवर्तन का कोलाइडी कणों पर जो प्रभाव होता है उसी के कारण हमारी क्या होती है, ब्राउनी गति होती है। कौन सी मोशन होता है हमारा? ब्राउनी मोशन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक कार्बनिक यौगिक, बोला एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CnH2n है। इसमें भैया इसमें क्या, इसमें अच्छा कितने संयोजक बंध हैं पूछ रहा है ऐसा, ठीक है। मान लो भैया अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 दूनी 4 C2H4। भैया क्या C2H4 बन सकता है? C2 1 2 3 4 1 2, ठीक हो गया। H H H H यही तो है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने संयोजक बंध इसके अंदर हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर हैं? भैया 1 2 3 4 5 6, 6 कोवेलेंट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है खट्टे दूध में उपस्थित होता है। भैया जो खट्टा दूध होता है, ठीक है, एंड एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क। भैया क्या होता है खट्टे दूध में जो अम्ल होता है, कैसा होता है? रेसिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। भैया आप बोलोगे लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल बताना किस पर होता है? भैया ये किस पर होता है? टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में जो पाया जाता है वो कैसा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। भैया सिट्रिक अम्ल बताइए, आप जल्दी बताएंगे, इसका कमेंट करेंगे। सारे अम्ल लिखा दिए आपको, ठीक हो गया। सिट्रिक अम्ल का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में देंगे। देते नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, जो देगा उसका फायदा होगा, जो नहीं देगा उसका भी फायदा होगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सम्मिलित करो। भैया सतह और पदार्थ यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इसके संबंधित क्या दिए गए हैं, गुण दिए गए हैं, ठीक है। बोल रहा है मिट्टी मिट्टी, भैया मिट्टी नहीं गीली मिट्टी लिखो यहाँ पर गौ है ये, है ना। यहाँ पे क्या लिखो आप लोग, गीली मिट्टी लिखो। क्या लिखो, गीली मिट्टी। उसके बाद क्वार्ज, स्पार और रूप। हमें सबसे पहले इसके बारे में, किसके बारे में पता हमें होना चाहिए भैया? गीली मिट्टी के बारे में, या क्वार्ज के बारे में, या स्पार के बारे में, या रूप के बारे में? भैया क्वार्ज के बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जो क्वार्ज होता है ना वो लगभग पूरी तरह से चमकदार पदार्थ होता है। तो पूर्ण रूप से चमकदार, लगभग पूरी तरह से चमकदार पिंड है। ऑप्शन नंबर ए। तो दूसरे का तो ए आ जाएगा, दूसरे का ए, दूसरे का ए, दूसरे का ए हो गया, ठीक हो गया। अब हम स्पार के बारे में बात करते हैं। जो स्पार होता है ना, या इसमें जो हम चीज़ें नापते हैं वो आकार के अनुसार नापते हैं, ठीक हो गया। तो भैया स्पार आकार के अनुसार इसमें अधिक लचक और मापांक होती है। ये चमक नहीं होगा, ये लचक होगा। यहाँ पर क्या होगा, लचक होगा, ठीक हो गया। अगला हमसे कहता है गीली मिट्टी। भैया अब देखो तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तो डी आ गया। लेकिन पहला देख लेते हैं गीली मिट्टी। गीली मिट्टी में क्या होता है, आधारों पर इसके चमक नहीं लचक, क्या होता है, लचक का मापांक होता है। और रूप, रूप का मतलब क्या हो गया, लगभग पूरी तरह से प्लास्टिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिखने को मिल सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है प्रबल अपचायक है। भैया इन सब में से जो प्रबल अपचायक है वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था जो पहला आवर्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे ही बताया था। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, तो जो इसका अपचायक होता है, इसकी जो गुण होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे प्रबल होते जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो ये अपचायकता का गुण होता है वो क्या होता है, प्रबल होते जाता है। तो मुझे बताएंगे लिथियम। लिथियम सबसे ज़्यादा अपचायक कौन होगा इसमें, प्रबल अपचायक तो CS हो जाएगा। इसके बाद K होगा, इसके बाद Na होगा। और सबसे कम अपचायक पूछता तो क्या
क्या आ जाता मेरे दोस्त, लिथियम आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। बोल रहा है XCl2 वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः समूह के अंतर्गत होगा। भैया मैंने आपको बताया था अगर यहाँ X है यहाँ Cl2 है, ठीक है, तो यहाँ Cl जो हमारा आंसर बना है Cl2 बना है, तो यहाँ जब 2 होगा तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मैंने बताया है बहुत बार। तो मुझे बताओ एक ऐसा तत्व देखना है जिसकी संयोजकता 2 है, ठीक हो गया। Na की संयोजकता कितनी होती है मेरे दोस्त, 2 8 1, तो जिसने लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ये तो नहीं हो सकता है। Mg कितना होता है, 2 8 और 2 होता है, ये हो सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना होता है, नामक अलसी 2 8 और 3 होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि भैया हमें पता है कि यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 आने का मतलब एक ऐसा तत्व होगा जिसकी संयोजकता 2 होगी और Mg की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 क्या है, MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। भैया मैंने फिर बोल दिया अगर MCl2 यहाँ M होगा यहाँ Cl होगा, यहाँ 1 रहा होगा यहाँ 2 रहा होगा, तभी तो जब गुणा करोगे यहाँ M आएगा और Cl का गुणा करोगे Cl2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे मेरे दोस्त बिल्कुल आएगा, है ना, आ गया। अब मुझे ये बताएंगे आप लोग, यहाँ पर ये तो पता चल गया। अब हमसे बोला कि अगर इसका ऑक्साइड बनाएं तो वो क्या बनेगा, भैया M तो 2 है, अगर इसका ऑक्साइड बनाओगे M तो 2 है, M कितना है 2 है, और ऑक्साइड बनाओगे तो O आएगा, O का भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा MO। क्या आ जाएगा, MO आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप पर थर्मली सबसे स्थायी है। भैया MgCO3, CaCO3 या फिर SrCO3 या BaCO3। तो आंसर हो जाएगा इन सब में से BaCO3 जो क्या है, बहुत ज़्यादा स्थायी है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये स्थायी सबसे ज़्यादा है, स्थायित्व तो इसका सबसे ज़्यादा है, अपने वहाँ से हटती नहीं है ये। Na2SO4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। भैया जी Na2S4O6 में किसकी, S की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो N ये 2 तो आगे लिख दो और Na की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, बीच में प्लस मैंने बोला था, इस 4 को यहाँ लिख देते हैं। S की ऑक्सीकरण संख्या पूछा, इसे हम X से लिख देते हैं, प्लस O के आगे ये 6 है तो 6 हो जाएगा और O की संयोजकता 2 होती है और बराबर में 0, ठीक है। क्योंकि 19 सीरीज में पहुंच गया हूं तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सबको आ गई होगी। 2 1 कम 2 और ये 4x हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। और याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना ऑक्सीजन की तो माइनस की 2 होती है, काय की 2 होती है, माइनस की 2 होती है, ठीक हो गया। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, माइनस का 12। तो आप देखेंगे तो माइनस का 10 = 0, क्योंकि 12 में से 2 घटेगा 10। 4x बराबर 10 उधर जाएगा, प्लस का 10 हो गया, x बराबर प्लस का 10/4। जब 4 से 10 को काटोगे तो 2.5 बार कटेगा, वो भी प्लस का, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी प्लस का 2.5 इसका राइट आंसर। 1900 सीरीज में पहुंच गए हैं, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है जब बर्फ़ पिघलती है तो इसकी एंथैल्पी क्या होती है। जब बर्फ़ पिघलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जो इसकी एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक हो गया। जब क्या होता है, बर्फ़ पिघलती है तो जो इसकी एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैलामाइट का एक अयस्क है। भैया कैलामाइट किसका अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे का है क्या, भैया लोहे एल्युमिनियम का है, नहीं। मैग्नीज का है, नहीं। जस्ते का है या तांबे का है। तो भैया जो कैलेमाइट है इंपॉर्टेंट है। कैलेमाइट किसका अयस्क है, किसका और है कैलेमाइट, ये है जस्ते का। किसका है, जस्ते का एक क्या है, और है, ठीक हो गया। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप फॉर्मूला भी लिख लेना, ZnCO3। क्या लिख लेना, ZnCO3 लिख लेना, अगर आपको लिखने का मन हो, अगर नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन याद चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन है, PbO + C एरो Pb + CO2 और प्लस रिएक्शन तो इतनी होनी चाहिए, ये कैसे लिखा है इतना, अच्छा ये दोबारा रिपीट है, ठीक है, यहीं तक होनी चाहिए ना रिएक्शन, ये ठीक है, यहाँ से रिपीट है, इसको कट कर दो।
ये रिएक्शन है, ठीक हो गया, इतना ही है। ठीक है, अब देखो पहला कह रहा है कि अपचयन हो रहा है, ठीक है, लेड इज बीइंग, अच्छा सीसा अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं भैया यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो ऑक्सीजन बढ़ रही ना, सी से CO2 बन गया, ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, बात खत्म। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम वो बाद में देखेंगे, आओ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सीसा अपचयन हो रहा है, भैया सीसा अपचयन हो रहा है क्या? नहीं भैया, वो तो सीसा लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है, तो पहले तो गलत बोल दिया। कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहा है, कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहा है। दूसरा देख लेते हैं, यह कौन सा कथन सत्य बोला, ठीक है, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। भैया कौन सा अपचयन अभिक्रिया? दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन। सीसा ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजर है, सीसा ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजर है। सीसा ऑक्साइड, जो सीसा ऑक्साइड है वो एक क्या है, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर है। नहीं भैया सत्य है, तो इसमें से तो यह एक अपचयन अभिक्रिया, अपचयन तो रेडॉक्स रिएक्शन। भैया कौन है यह एक, यह एक मत लिखो, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि दो की दो रिएक्शन हो रही, और जहाँ दो की दो रिएक्शन चलती हैं उसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स रिएक्शन लिख भी रखा है, लेकिन यहाँ अपचयन लिखा है, या तो यहाँ पूरा लिखो, है ना। तो सबसे पहले चलो मैंने सीधे बता दिया, ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक चल रही है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे बोलते हैं अपचयन। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो सीसा ऑक्साइड है इसका अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जहाँ भी ऑप्शन में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन ठीक दिखा मुझे, कार्बन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ बहुत सारे दे रखे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, कट। मैंने आपको रिएक्शन बता दिए, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो पूछेगा हम कर लेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिया है 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, 2p6 3s2, ठीक है, 3p5, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा अथवा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान होगा। भैया बोल रहा है ये 17 का ही दे रखा है, देखो 6 7 8 9 10 15 और 2 17, ठीक है। एल्यूमिनियम का ही ये, किसका, सॉरी एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, किसका, क्लोरीन का ही ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये कौन से आवर्त में आता है पहले तो ये बताओ भैया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसका मतलब आवर्त तो तीसरा होगा, आवर्त दूसरे वाले को कट कर दो, आवर्त तीसरा है क्योंकि इसमें 3 है, ठीक है। पहला क्या होता है 2 8 और 7, 3 आवर्त हो गए। अगला बोल रहा है कि कौन सा ये वर्ग है, भैया वर्ग देख लेते हैं कौन सा है, आप मुझे बताएंगे। लास्ट ये वर्ग कौन सा है, 5 और 2 7 है, ठीक हो गया। तो 7 तो ये वर्ग है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक हो गया। तो इसका ग्रुप कौन सा है, 7th ए इसका ग्रुप है गया। हमें ग्रुप देखने के लिए इसको देखते हैं, और अगर हमें देखना है आवर्त कौन सा है तो देख लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक, इसके जो सबसेल है वो कितने हैं, 3 ही सबसेल इसमें होंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सिल्क क्लोराइड सूरज की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह क्या है। भैया जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क क्लोराइड है, टर्न्स ब्राउन इन सनलाइट, सनलाइट में ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो भैया यह क्या है, दिस हैपन ड्यू टू, किसकी वजह से, अपचयन, अपघटन, उपचयन या संयोजन। भैया अपचयन की वजह से होता है, रिडक्शन की वजह से होता है, ठीक हो गया। या फिर अच्छा अपचयन 2 बार लिख दिया गया है, अपघटन की वजह से होता है, अपचयन संयोजन। भैया ये अपघटन की वजह से होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है, जो सिल्क क्लोराइड है वो सूरज की उपस्थिति में कैसे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उच्चतम बंधन क्रम डेड एस में देखा जाता है। भैया जो उच्चतम बंधन क्रम है वो किस में देखा जाता है, ये लिखा गया है O2, क्या लिखा गया है ये O2। थोड़ी सी ना केमिस्ट्री में ये इनको टाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्या लिखा गया होगा, अभी तो ऑप्शन के थ्रू ही पता चलेगा। O2 प्लस O2 माइनस O2, अच्छा 2 माइनस, ऐसे होगा ये, ठीक है। हाँ यही है क्वेश्चन, ठीक है। बोला उच्चतम बंधन क्रम में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा इसकी जो बंधन क्रम है उच्चतम बंधन है, ठीक है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है वो किसके अंदर है, तो भैया इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 16 हो जाएगा। इसको अगर लिखूं मैं 16 और एक प्लस, प्लस कहने का मतलब है इसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, त्याग दिया है कहने का मतलब ये 15 हो जाएगा, ठीक हो गया। और माइनस मतलब क्या होता है,
Cl माइनस आता है ना, Cl एक ग्रहण करेगा तो ये कितना हो जाएगा 16 और एक 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18। तो भैया उच्चतम बंधन क्रम किसका होगा, जिसमें सबसे कम परमाणु है, तो 15। इसका मतलब O2 प्लस वाले को हम लेंगे, O2 प्लस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक हो गया। तो इन सब में हमें देखना है, इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। इन सब में वो बोल रहा था O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस में सबसे ज़्यादा उच्चतम बंधन ऊर्जा, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बेहतरीन स्वर्ण सॉल रंग का होता है। बेहतरीन स्वर्ण सॉल बोल रहा है कि जो स्वर्ण सॉल होता है वो किस रंग का होता है, लाल, बैंगनी, सुनहरा या नीला। भैया जो क्या होता है स्वर्ण सॉल होता है वो लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। सीसा जो होता है वो पेंसिल के अंदर लगा रहता है। भैया जी आप बताएंगे किसके रूप में, कार्बन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन के रूप में लगा रहता है। आपने देखा होगा जो पेंसिल के अंदर से नीब होती है ना, कार्बन की तो होती है, कार्बन का ही तो एक अप्रूप है। ठीक हो गया। दंतलक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति में होता है। भैया जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना हमारे दंतलक में, वो प्रकृति में किस प्रकार का होता है, क्षारीय होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पन्न करता है। बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल में गर्म करने पर उत्पन्न करता है। भैया ये क्या बनाता है, Na2CO3 बनाता है। ठीक हो गया, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, सोडियम नहीं बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, रिएक्शन आगे को और चलती है, लेकिन हमसे इतना ही पूछ रखा था तो इतना ही हमने कर लिया, बाकी रिएक्शन आपको बताई हुई हैं सारी। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त, 7 से कम होता है, और पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 वाली क्या होती है, पीएच वैल्यू उदासीन होती है, जो कि पानी होता है। C2H6 का IPSC नेम, भैया IPSC नेम C1 C2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, H H H H H H। ठीक हो गया। तो भैया जब 2 मैथ होते हैं तो एक होता है तो उसे बोलते हैं मैथ, अगर 2 C होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। तो भैया एथ वाला तो आंसर आएगा, एथाइन, एथिलीन, मेथेन। मेथेन तो नहीं होगा भैया। एथाइन कब आता है, जब डबल बॉन्ड होता है। एथिलीन कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब सिंगल बॉन्ड हो गया तो एथेन आएगा, एन की साउंड आएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर ये एथेन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, जो कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। भैया लेड सीसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, Pb बोलते हैं। परमाणु क्रमांक देख लेना 82 होता है। ठीक है, K का 19 होता है और इसका 11 होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपके लिए, इतना काम आप भी कर सकते हो। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सर्वोत्तम विद्युत चालक तत्व है सबसे ज़्यादा, जो इन सब में से, किन सब में से, ये जो ऑप्शन दिए हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा विद्युत चालक तत्व है वो कौन सा है, आप लोग बताएंगे। मैंने बहुत बार बताया भी है आपको, Na, Al, F या K। भैया जो K होता है, जो पोटेशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है। यही सबसे ज़्यादा विद्युत चालक तत्व है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट एलिमेंट है। ये रहे आज के 50 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे को क्लास चलते रहेंगी। बहुत सारे बच्चों का जो महीने का कोर्स था, 1 महीने का कोर्स था, समाप्त होने वाला है। और जिन जिन बच्चों का कोर्स समाप्त होने वाला है वो एक बार मुझे SMS ज़रूर कर देंगे। ठीक है, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो SMS कर देंगे, तो उनको कुछ ना कुछ सुविधा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो उनके कुछ सेट बचे हुए हैं वो जल्दी से क्या हो जाए, पूरे हो जाए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।